हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आईफा इंजीनियर्स विजन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया गया है और ये आपका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि गेट, एसएससी, जेई एंड बीपीएससी एई में जो पूछे गए हैं वो हम लोग यहाँ पर आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है ट्रू स्ट्रेस। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस। तो देखिए पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है, आप जो स्ट्रेस पढ़ेंगे, मैं टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात नहीं करूंगा अभी। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेस हम लोग देखेंगे, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो वो सभी टाइप ऑफ स्ट्रेस हो गया। लेकिन जितने भी स्ट्रेस हम लोग देखेंगे, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो शियर, ठीक है, उस सभी स्ट्रेस में जनरली दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस जिसको आप सिग्मा इंजीनियरिंग लिख सकते हैं। और एक होता है ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी। ठीक है, तो पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेस, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे शियर हो चाहे बेंडिंग स्ट्रेस हो। बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस है। तो वो सभी स्ट्रेस जो हम लोग पूरे सॉम में पढ़ते हैं वो सभी इंजीनियरिंग स्ट्रेस है माय डियर। वो सभी इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। हम लोग ट्रू स्ट्रेस के बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। पूरे सॉम में आप जहां भी स्ट्रेस देखेंगे वो सभी इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। लेकिन एक ट्रू स्ट्रेस भी होता है। अब ट्रू स्ट्रेस है क्या चीज? ठीक है, सबसे पहले देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप जानते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? पी बाई ए। ये आपने देखा था। और ये सिग्मा जो है ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर एक लोड एक्ट कर रहा है पी। ये P आपका मैक्सिमम लोड है। ये एक प्रकार का ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है। जैसे ही आप इस लोड को इस बॉडी पर एक्ट करवाएंगे तो पहले स्टार्टिंग में लोड जीरो जीरो था वहां पर। लेकिन जैसे जैसे लोड लग रहा है तो लोड इंक्रीज करेगा। तो जीरो से मैक्सिमम तक इंक्रीज करेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इस टाइप के लोड को हम लोग ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो आप P देख रहे हैं ये मैक्सिमम लोड है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम लोड डिवाइड बाय, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोड बाय एरिया होता है। तो लोड कौन सा होना चाहिए? मैक्सिमम लोड, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पी काम कर रहा है। और इसका जो डायमीटर है, ओरिजिनल डायमीटर जो है ये स्मॉल डी है। तो इसका ओरिजिनल एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय एरिया की जगह पर आप क्या लिखेंगे? ओरिजिनल एरिया। यानी हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम लोड डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया करेंगे। ठीक है, भले ही बॉडी का एरिया चेंज हो जाए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोड अप्लाई हुआ है तो क्या होगा? बॉडी में इलोंगेशन होगा। और बॉडी इलोंगेट करेगा दैट मीन्स उसका एरिया डिक्रीज करेगा। जब एरिया डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो आपको वहां पर जब डिक्रीज्ड एरिया नहीं लेना है, जो ओरिजिनल एरिया था वही आपको यहाँ पर पुट करना है। और तब जो स्ट्रेस का वैल्यू आएगा उसे हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, पूरे सॉम में हम लोग स्ट्रेस को इसी तरह फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब बात आता है ट्रू स्ट्रेस। ठीक है, कि ट्रू स्ट्रेस क्या होता है। चलिए ध्यान से देखते हैं यहाँ पर। इंजीनियरिंग स्ट्रेस तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए ट्रू स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेस के बारे में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, जैसे ही ये बॉडी है और इस बॉडी पे लोड पी एक्ट कर रहा है,
और इसका डायमीटर ओरिजिनल डी है, तो क्या होगा यहाँ पर जैसे ही लोड एक्ट किया तो अब इसका डायमीटर डिक्रीज करेगा। तो देखिए धीरे धीरे इसका क्या होगा, डायमीटर डिक्रीज होगा और ये थोड़ा सा इलोंगेट होगा। धीरे धीरे करके आप देख पा रहे हैं कि इसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। ओके, फिर कुछ देर के बाद आप क्या देखेंगे, फिर कुछ देर के बाद देखेंगे कि इसमें और इलोंगेशन हो गया है और इसका डायमीटर और डिक्रीज कर गया है। तो इस तरह यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है। ठीक है, फिर आप आगे देखेंगे तो आगे चल के क्या होगा, आगे चल के देखिए बॉडी आपका इस तरह होगा। यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह पतला होते जाएगा, जिसको हम लोग नेकिंग कहते हैं, नेकिंग। ठीक है, ये हम लोग काफी डिटेल्ड वे में बात करेंगे आगे। तो देखिए इस तरह का क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, इस तरह का क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर इस तरह का जो चीज देख रहे हैं इसे ही हम लोग नेकिंग कहते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे और इलोंगेट होगा तो फिर यहीं यहीं पर किसी पॉइंट पर ये फ्रैक्चर कर जाता है, इसी पॉइंट पर। ठीक है, तो इस तरह का चीज वहां पर होता है। तो देखिए ट्रू स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में, जिस टाइम में आपको ट्रू स्ट्रेस पूछ दिया गया, मान लीजिए कि यहां पर आपको ट्रू स्ट्रेस पूछ रहा है, यहां पर आपको ट्रू स्ट्रेस पूछ दिया गया। ठीक है, तो ट्रू स्ट्रेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर जहां पूछा गया है उस पॉइंट पर लोड कितना काम कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेस तो लोड बाय एरिया होता है। बस हमें ध्यान देना है कि कौन सा लोड लेना है और कौन सा एरिया लेना है। तो जिस टाइम में, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें स्ट्रेस पूछ रहा है, ट्रू स्ट्रेस, बस आपको ये ध्यान देना है कि उस टाइम में वहां पर लोड कितना एक्ट कर रहा है, यानी उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस लोड। उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस लोड डिवाइड बाय, अब एरिया की बारी है। तो एरिया यहाँ पर ओरिजिनल नहीं लेना है, जिस पॉइंट पर पूछा जा रहा है वहां पर देखना है कि एरिया कितना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है, तो आपको वही एरिया पुट करना है। ठीक है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एरिया, इंस्टेंटेनियस एरिया। तो इस तरह आप ट्रू स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टाइम में, किसी भी पॉइंट पर। और यहीं पर किसी भी पॉइंट पे यदि इंजीनियरिंग स्ट्रेस पूछा जाए तो फिर आप यही वाला यूज करेंगे, भले ही उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको ट्रू स्ट्रेस निकाला है और यहाँ पर यदि इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकालना हो तो आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे। भले ही लोड यहाँ पर चेंज है, भले ही एरिया चेंज हो गया है, उससे हमें मतलब नहीं है। हम लोग मैक्सिमम लोड हमेशा लिखेंगे डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया लिखेंगे और तब जाके हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, लेकिन ट्रू स्ट्रेस निकालने के लिए आपको हमेशा इंस्टेंटेनियस लोड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया पुट करना होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, यही कॉन्सेप्ट है ट्रू स्ट्रेस का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ, ट्रू स्ट्रेस किसके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अभी अभी आपने देखा है इंस्टेंटेनियस लोड डिवाइड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया, तो आप ऑप्शन में मैच कीजिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द मटेरियल्स which exhibit the same elastic properties in all the directions are called, क्या कह रहा है, ऐसा मटेरियल्स जिसमें सभी डायरेक्शंस में इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ इलास्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज का यहाँ पर मतलब क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब है यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस।
जिसे आप यंग्स मॉडुलस कहते हैं। दैट मीन्स ऐसा मटेरियल जिसके जहां पर हर एक डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस सेम हो, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, यंग्स मॉडुलस बोलिए या आप सिंपली इलास्टिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो उस मटेरियल का नाम क्या होगा? तो देखिए, जनरली आप यहाँ पर दो टाइप के मटेरियल को देखेंगे। वैसे तो हम लोग चार मटेरियल देखते हैं, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो दो टाइप के मटेरियल के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका होमोजीनियस। बस ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ। होमोजीनियस मटेरियल, इसके बारे में सबसे पहले बात किया जाए। किस मटेरियल को होमोजीनियस कहते हैं? मान लीजिए कि ये आपका मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मटेरियल है, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में सुनना है, ध्यान से सुनना है। किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दीजिए, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। तो किसी भी पॉइंट पर कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन गिवन डायरेक्शन का मतलब है किसी एक डायरेक्शन में। पॉइंट कोई भी ले लीजिए, लेकिन डायरेक्शन कोई एक होना चाहिए। तो मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में, तो सभी पॉइंट पर यदि एक्स डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो, मान लीजिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस ई है, यहाँ पर भी ई है, और यहाँ पर भी ई है, ठीक है, तो सभी पॉइंट पर एक गिवन डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस सेम है, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है, तो उस टाइप के मटेरियल को हम लोग होमोजेनियस मटेरियल कहेंगे। उस टाइप के मटेरियल को हम लोग होमोजेनियस मटेरियल कहेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है? मेटल है, ठीक है, मेटल ग्लास इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो होमोजेनियस मटेरियल का मतलब क्या है? सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज, मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज at any point at any point but in a given direction, in a given direction। यहां पर बस आपको यही चीज को ध्यान देना है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं? एट एनी पॉइंट, पॉइंट कोई भी हो लेकिन डायरेक्शन गिवन हो। डायरेक्शन गिवन का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। सॉम में कहीं भी यदि आप गिवन देखते हैं, गिवन वर्ड आप देखते हैं, तो उसका मतलब ही है सेम, ठीक है। मतलब पॉइंट कोई भी हो लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और तो सेम डायरेक्शन में यदि इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है तो उस मटेरियल को हम लोग होमोजेनियस मटेरियल कहेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए, अब सेकेंड टाइप के मटेरियल, जिसे हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ये किस टाइप का मटेरियल है, यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। देखिए, इस मटेरियल में क्या है, जो आप होमोजेनियस के बारे में पढ़े हैं, होमोजेनियस के बारे में जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं, इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने का मतलब क्या है? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एनी पॉइंट, और डायरेक्शन क्या है? गिवन है। पॉइंट एनी, बट डायरेक्शन क्या है? गिवन है। तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, तो अब पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट गिवन हो जाएगा और डायरेक्शन एनी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एनी को आप उठा के यहाँ पर लिख दीजिए और गिवन को उठा के वहां पर लिख दीजिए। मतलब क्या है इसका? तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको फिगर बना के समझाऊंगा। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज एट, जैसे यहाँ पर क्या था? एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एट एनी डायरेक्शन, एट एनी डायरेक्शन बट इन ए बट,
ठीक है, गिवन पॉइंट, बट एट गिवन पॉइंट, यही इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसका मतलब क्या कह रहा है कि पॉइंट गिवन होना चाहिए, मतलब पॉइंट सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन कोई भी हो, डायरेक्शन कोई भी हो। तो इसका देखिए फिगर यदि आप बनाएंगे, मान लीजिए कि ये कोई मटेरियल है, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, कुछ पॉइंट या एक ही पॉइंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि कह रहा है कि कोई गिवन पॉइंट होना चाहिए। तो मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है, और डायरेक्शन के बारे में क्या कर रहा है कि कोई भी डायरेक्शन हो, एट एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो जाए, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। तो पॉइंट गिवन है, पॉइंट हमें दिया हुआ है, और इस पॉइंट के किसी भी डायरेक्शन में कह रहा है इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम। कोई भी डायरेक्शन आप ले लीजिए, हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम है। तो उस टाइप के मटेरियल को हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। बात समझ में आ गया? कोई भी डायरेक्शन आप ले लीजिए, तो इस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहेंगे। और इसका भी एग्जांपल वही है जो एग्जांपल होमोजेनियस का है, मेटल एंड ग्लास। इसका मतलब मेटल एंड ग्लास होमोजेनियस भी है, आइसोट्रॉपिक भी है। इसका मतलब होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एट एनी पॉइंट, एट एनी डायरेक्शन, दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए ना, होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक यदि दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एट एनी पॉइंट एंड एट एनी डायरेक्शन, कोई भी पॉइंट हो कि कोई भी डायरेक्शन हो, सभी जगह प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है, उसे हम लोग होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल मेटल है। कोई भी मेटल आप देखते हैं तो उसके किसी भी पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम रहेगा। बात समझ में आ गया? तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए, तो उसे हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, पॉइजन्स रेशियो हम लोग किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। मान लीजिए एक सर्कुलर बॉडी है, सर्कुलर बार है, ध्यान से सुनिएगा, एक सर्कुलर बार है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है जी? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये डायमीटर डी है, इसका लेंथ एल है, और यहां पर लोड अप्लाई हो रहा है पी। तो अब क्या होगा? सोचिए, देखिए यहाँ पर आपको बस हल्का सा सोचना है। एक सर्कुलर बार है और उस पर आपने लोड अप्लाई कर दिया पी, और ये पी यहाँ पर क्या है? स्टैटिक लोड है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। तो जैसे ही आप लोड अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा, इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन होगा मतलब इसकी लंबाई बढ़ेगी। जब इसकी लंबाई बढ़ेगी, का डायमीटर क्या होगा माय फ्रेंड? इसका डायमीटर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखिए इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन इसका डायमीटर क्या होगा माय फ्रेंड? डायमीटर इसका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसको डी नॉट मान लेते हैं तो सही रहेगा, ओरिजिनल डायमीटर डी नॉट। और अब जो डायमीटर हो गया ये है आपका डी एफ, फाइनल डायमीटर, और ये लोड पी एक्ट कर रहा है। उसी तरह आप लेंथ को भी एल नॉट लिखिए, ओरिजिनल लेंथ को, और बाद में देखिए लेंथ क्या हो गया? एल एफ, ठीक है, फाइनल लेंथ। चलिए तो यहाँ पर तो आप एक चीज समझ गए कि लेंथ इंक्रीज होगा, डायमीटर डिक्रीज होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये आपका एक्स डायरेक्शन है और ये आपका वाई डायरेक्शन। ओके, चलिए अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, स्ट्रेन होता क्या है?
स्ट्रेन होता है माय डियर, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, ओके देखिए स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, ये इसका बेसिक डेफिनेशन। तो फिर आप सोचेंगे ना कि सर डायमेंशन तो जैसे यहाँ पर इस बॉडी के लिए लेंथ भी है डायमीटर भी है, तो हम डायमेंशन यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एक कंफ्यूजन आपके माइंड में अराइज होगा। तो वहां पर एक चीज बस आपको समझना है, जिस जिस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन निकालना है, जिस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन निकालना है, बस आप देखिए उस डायरेक्शन में कौन सा डायमेंशन चेंज कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सर, आप देख के बोल सकते हैं कि सर एक्स डायरेक्शन में, देखिए एक्स डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर एक्स डायरेक्शन में पहले लेंथ एल नोट था, अब लेंथ एल एफ हो गया है, तो लेंथ चेंज किया। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में लेंथ चेंज हो रहा है। और एक चीज नोटिस कीजिए, एक्स डायरेक्शन में ही लोड अप्लाई हो रहा है। का मतलब ये है कि लोड जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में लेंथ चेंज कर रहा है। तो यदि अब मैं आपको बोल दूं कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन एप्सिलॉन एक्स, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में देखिए लेंथ चेंज हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, क्योंकि चेंज इन डायमेंशन होता है तो डायमेंशन की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा लेंथ, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल क्या है एल नॉट, ये आप लिखेंगे। तो ये हो गया स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ओके, चलिए अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनना है। वाई डायरेक्शन में यदि मैं आपको स्ट्रेन निकालने बोल दूं, वाई डायरेक्शन में, फिर आप वही चीज ध्यान देंगे, जिस डायरेक्शन में हमें स्ट्रेन निकालना है उस डायरेक्शन में कौन सा डायमेंशन चेंज कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, वाई डायरेक्शन में डायमीटर चेंज कर रहा है माय डियर, डायमीटर चेंज कर रहा है, पहले डी नोट था अब डीएफ हो गया। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ डायमेंशन की जगह पर क्या लिखाएगा, डायमीटर लिखाएगा। इसका मतलब चेंज इन डायमेंशन की जगह पर आप क्या लिखेंगे, चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर डी नोट, इस तरह आप लिख देंगे। यानी दो स्ट्रेन हमें यहाँ पर मिल गया, एक एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई। ओके, यहाँ तो हमने देख लिया कि एक्स और वाई डायरेक्शन में कौन सा कितना स्ट्रेन मिलेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन यहाँ पर निकाले हैं, तो एक्स डायरेक्शन में ही लोड अप्लाई हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में ही लोड अप्लाई हो रहा है। तो देखिए ऐसा स्ट्रेन जो लोड अप्लाइड के डायरेक्शन में मिले हमें, ठीक है, ऐसा स्ट्रेन जो अप्लाइड लोड के डायरेक्शन में हो, उस स्ट्रेन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जिस डायरेक्शन में आपने लोड अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में यदि आपको स्ट्रेन मिल रहा है तो उस स्ट्रेन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया और एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन मिला है एप्सिलॉन एक्स, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, चलिए अब देखिए वाई डायरेक्शन में हमें जो स्ट्रेन मिला है, वाई डायरेक्शन क्या है, लोड अप्लाई किए हैं एक्स डायरेक्शन में, लेकिन हमें स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में भी मिल रहा है। आपने एक्स डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट हमें वाई डायरेक्शन में भी मिला। यानी एक्स डायरेक्शन में लोड अप्लाई करने के बाद हमें उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी स्ट्रेन मिला। वाई क्या है, एक्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो सुनिए, ऐसा स्ट्रेन, ऐसा स्ट्रेन जो लोड अप्लाइड के डायरेक्शन के म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिले, जो लोड अप्लाइड डायरेक्शन के म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिले, उस स्ट्रेन को हम लोग लैटरल स्ट्रेन कहते हैं।
एक बार सिंपल वे में समझ लीजिए, जिस डायरेक्शन में हम लोड अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा, और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें लेटरल मिलेगा। बस इतना सा चीज आपको याद रखना है। यानी यहाँ पर एप्सिलॉन वाई को आप क्या कहेंगे? लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन। आई होप कि आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपने देख लिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। चलिए, बहुत ही अच्छा। अब आप एक चीज सोचिए, एक चीज आपको बस हल्का सा सोचना है। यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, लेंथ तो इंक्रीज हो रहा है, लेंथ तो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एल क्या होगा? पॉजिटिव। यानी एप्सिलॉन एक्स या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमें क्या मिलेगा? ये हमें पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, अब आइए लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेल्टा डी, चेंज इन डायमीटर। तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन डायमीटर तो चेंज हुआ है, डिक्रीज हो गया है डीएफ। तो डीएफ माइनस डी नॉट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। यानी लेटरल स्ट्रेन यहाँ पर क्या मिलेगा? निगेटिव। और वैसे भी माय डियर फ्रेंड, सोचने की बात है, यदि एक डायमेंशन बढ़ रहा है तो दूसरा डायमेंशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। यदि एक स्ट्रेन पॉजिटिव है तो दूसरा स्ट्रेन क्या मिलेगा? हमें निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन है कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्ट्रेन हमेशा अपोजिट नेचर का होता है, हमेशा अपोजिट का होगा। यदि लॉन्गिट्यूडनल निगेटिव है तो लैटरल क्या होगा? लैटरल पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी बॉडी को आप पुश कर दीजिए, अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो लेंथ डिक्रीज होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या मिलेगा? निगेटिव। लेकिन लैटरल स्ट्रेन क्या होगा? आप कंप्रेस कर रहे हैं तो डायमीटर बढ़ जाएगा, तो लैटरल स्ट्रेन हमें वहां पर पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल दोनों अपोजिट नेचर का होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये सभी चीज हम लोग क्लास में काफी डिटेल्ड वे में बात करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पॉइजन्स रेशियो। हम लोग यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन दोनों के बारे में पढ़ लिए। तो देखिए होता क्या है कि ये जो लैटरल स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यदि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाएंगे, लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू। और यहाँ पर म्यू क्या है? तो म्यू को हम लोग पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। म्यू इज इलास्टिक कांस्टेंट नोन एज पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। ओके, तो यहां से म्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यहाँ पर जनरली हम लोग मॉड लगाते हैं ताकि हमें इलास्टिक कांस्टेंट पॉजिटिव मिले। जैसा कि हम लोगों ने बात किया है, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों अपोजिट नेचर का होता है, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो हम लोग वहां पर मॉड लगा देंगे ताकि वैल्यू पॉजिटिव हो। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, पॉइजन्स रेशियो किसका रेशियो होता है? तो लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, which of the following parameter is equal to the energy which will equal to the area of stress strain curve up to elastic? ठीक है, पूछा जा रहा है कि इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया होगा वो किस एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के लिए। दिस इज सिग्मा, दिस इज एप्सिलॉन, जो कि दोनों क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए अब यहाँ से देखिए, दिस इज इलास्टिक लिमिट
EL, और ये आपका क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर। ठीक है, आइए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इलास्टिक लिमिट तक का जो एरिया होगा, यानी दिस एरिया, ये एरिया किस एनर्जी के बराबर होगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, यदि यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात नहीं किया जाता, ठीक है, यदि लोड डिफॉर्मेशन कर्व की बात किया जाता, तो यहां पर सिग्मा के जगह पर हम लोग क्या लिखते, पी लिखते, और स्ट्रेन के जगह पर हम लोग क्या लिखते, डिफॉर्मेशन। कर्व आपका यही मिलता, ठीक है, बस उसका डायमेंशन थोड़ा सा इंक्रीज रहता, ठीक है, कर्व यही रहता, शेप यही रहता, साइज चेंज रहता, बढ़ा हुआ रहता। तो उस टाइम इलास्टिक लिमिट तक के एरिया को हम लोग रेजिलियंस कहते हैं, उस एनर्जी का नाम है रेजिलियंस। ओके, लेकिन यहां क्या पूछा जा रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक लिमिट तक के एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, तो इस एरिया को माय डियर फ्रेंड हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, यानी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ये हो जाएगा एरिया ऑफ सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट। और यहां पर यदि सिर्फ रेजिलियंस के बारे में पूछा जाए, सिर्फ रेजिलियंस के बारे में यदि पूछा जाए, तो ये क्या होगा, तो ये होगा माय डियर एरिया ऑफ पी वर्सेस डिफॉर्मेशन, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व इन द इलास्टिक लिमिट, इन द इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर अप टू इलास्टिक लिमिट नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर कोई भी पॉइंट पर यदि आप एरिया निकालेंगे तो उसको रेजिलियंस कहा जाएगा। यदि आप इलास्टिक लिमिट पर बोल दे रहे हैं, अप टू इलास्टिक लिमिट, अगर आप इलास्टिक लिमिट तक का एरिया ले रहे हैं लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व में, तो उसे हम लोग मैक्सिमम रेजिलियंस कहेंगे, और मैक्सिमम रेजिलियंस को हम लोग सिंपली प्रूफ रेजिलियंस भी कहते हैं। रेजिलियंस क्या है, ये एक तरह का स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी। बॉडी पर जब लोड अप्लाई होता है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है, उसी एनर्जी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। यानी रेजिलियंस क्या है, तो बॉडी पर जब आपने लोड अप्लाई किया है तो इलास्टिक लिमिट पॉइंट आने तक, इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक डिफॉर्मेशन होने में, ठीक है, बॉडी अपने अंदर जितना एनर्जी को स्टोर कर लिया है उसी को हम लोग रेजिलियंस कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड टू डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चरिंग इज नोन एज, ठीक है, विदाउट फ्रैक्चरिंग, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, होने वाला है, तो फ्रैक्चर होने से पहले बॉडी कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपने देखा इलास्टिक लिमिट तक ही, लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है कि विदाउट फ्रैक्चरिंग, फ्रैक्चर होने से थोड़ा पहले तक बॉडी अपने अंदर कितना स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, का नाम क्या है, उस स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एक बार फिर से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप देख लीजिए। यहाँ पर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं पूछा जा रहा है, सिंपली बोला जा रहा है कि फ्रैक्चरिंग तक, ठीक है। तो ये है आपका P वर्सेस डिफॉर्मेशन,
क्योंकि यदि हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो वहां पे मॉडुलस टर्म आ जाएगा। वहां पर यदि आप एरिया फाइंड आउट करते हैं तो मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, सिंपल देखना है। जैसे रेजिलियंस में मैंने क्या बताया, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व, तो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व ही बनाइए आप, सेम फिगर बनता है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसका डायमेंशन इंक्रीज। ये है ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट बीपी। क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि विदाउट फ्रैक्चरिंग, तो फ्रैक्चर होने से पहले देखिए, यहां तक फ्रैक्चर होने से थोड़ा पहले तक बॉडी कितना एनर्जी को स्टोर किया है। तो माय डियर फ्रेंड, बॉडी इतना एनर्जी को स्टोर कर लेगा, यानी इसका जो एरिया होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इस एरिया को हम लोग टफनेस कहते हैं, टफनेस। टफनेस क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ पी वर्सेस डेल्टा कर्व अप टू ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। ब्रेकिंग या फ्रैक्चर पॉइंट भी कह सकते हैं। उस एरिया को हम लोग क्या कह देंगे, टफनेस। बात समझ में आ गया। फ्रैक्चर होने से पहले बॉडी पे आपने लोड अप्लाई किया, इलोंगेशन होना शुरू हुआ, ठीक है। धीरे धीरे उसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, नेकिंग रीजन होगा, ठीक है। नेकिंग होगा, धीरे धीरे करके वो फ्रैक्चर कर जाएगा उसका, ठीक है, वो फेल कर जाएगा। तो इस पॉइंट पे फेल हो जाएगा। तो फेल होने तक बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुआ है वो हम कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व में ब्रेकिंग पॉइंट तक का जो एरिया होगा, इसी एरिया को आप फाइंड आउट कर लेंगे और इसका जो वैल्यू होगा वही आपका स्ट्रेन एनर्जी कहलाएगा और उसका नाम होगा टफनेस। उसे हम लोग टफनेस कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टफनेस। इसी में जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है, इसी में इलास्टिक लिमिट पॉइंट ये है ना जी, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम रेजिलियंस। मैक्सिमम रेजिलियंस इलास्टिक लिमिट के अंदर का जो एरिया होगा उसे हम लोग रेजिलियंस कहेंगे। और अप टू इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम रेजिलियंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर आपको इसी इलास्टिक लिमिट में अगर इस पॉइंट पर पूछ दिया जाए, इस पॉइंट पर माय डियर एरिया तो सिर्फ इतना ही होगा ना, एरिया सिर्फ इतना हो रहा है, तो ये रेजिलियंस है। ये रेजिलियंस है करस्पॉन्डिंग टू ये लोड मान लीजिए P1 और डिफॉर्मेशन यहाँ पर डेल्टा 1 हो रहा है। तो P1 के करस्पॉन्डिंग रेजिलियंस आपको जो होगा वो उतना एरिया है, ठीक है। लेकिन इलास्टिक लिमिट पर लोड जो होगा वो हो गया PEL, वहां का डिफॉर्मेशन क्या होगा, डेल्टा EL। यानी आप देख रहे हैं कि इलास्टिक लिमिट पर एरिया सबसे ज्यादा है, तो उसे हम लोग कहेंगे मैक्सिमम रेजिलियंस। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर टफनेस होगा, माय डियर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।